हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिमन्यु करियर पॉइंट। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये आपके पास 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है और इसके बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, वहाँ पे आपने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखा है, एक एक इंडिविजुअल इक्वेशंस को। जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा है बच्चों? 9th क्लास में आपने इनके सॉल्यूशंस निकालना सीखा है और इंडिविजुअली लाइंस को, ठीक है ना, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो इंडिविजुअल, जैसे ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, इनको इंडिविजुअली ग्राफ पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपने 9th क्लास में किया है। अब आगे जो 10th क्लास में इसी को ही एक्सटेंड कर दिया गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको एक कॉमन सॉल्यूशंस निकालना होगा जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो उन कॉमन सॉल्यूशंस को हम ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं और एल्जेब्रिकली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकली कैसे निकाल सकते हैं, एल्जेब्रिकली कैसे निकाल सकते हैं, मैं इस जो फ्लो चार्ट मैंने आपको बनाया है इसके थ्रू पूरे चैप्टर में जो कंसेप्ट है उसके बारे में बताऊंगा बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास, मैंने आपको बताया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वो भी आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जब हम किसी भी सिचुएशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हम उसको सोल्व करते हैं एल्जेब्रिकल मेथड के थ्रू। ठीक है, उसके बाद अगर जो हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस को अगर जो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो देयर आर 3 सिचुएशंस। वन इज इंटरसेक्ट ईच अदर, अनदर इज पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। जब लाइन ओवरलैप करती है एक दूसरे के ऊपर तो वो क्या होती है? कोइंसिडेंट होती है। समझ में आया बच्चों? तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि एल्जेब्रिकल मेथड और ग्राफिकली मेथड, जो ये चैप्टर है इसको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। वन इज, दोबारा से बता देता हूँ, एल्जेब्रिकल मेथड और सेकेंड इज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकली मेथड से आप थोड़ा बहुत अवेयर हो, जो एल्जेब्रिकल मेथड्स हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। मैंने अभी नेम लिखे हैं इनके, इसको हम प्रैक्टिकली जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम इन तीनों जो मेथड हैं इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? कोई भी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, इन टू वेरिएबल, तो उसको आप जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑलवेज क्या मिलता है? हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये आप करके देख भी चुके हो, और अगर जो आपको प्रैक्टिकल करके देखना है तो कोई भी इंडिविजुअली कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उठा सकते हो आप और उसको सॉल्यूशंस, जैसे आपने 9th क्लास में किया है उनके सॉल्यूशंस कर सकते हो, सॉल्यूशंस निकाल के ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ऑलवेज यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे तो वो क्या देती है? हमें एक स्ट्रेट लाइन देती है। क्लियर? इसके बाद अब जब 2 लीनियर इक्वेशंस होंगी इकट्ठी, ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशंस होंगी टुगेदर, तो वो जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो यही सिचुएशंस आ सकती हैं बच्चों। देखो, एक क्या हो सकता है? इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है ना, एक सिचुएशन ये हो सकती है इंटरसेक्ट कर सकती हैं। सेकंड, आपके पास पैरेलल हो सकती हैं, कि पैरेलल क्या होती है? कहीं पे भी जो इंटरसेक्ट ना करें, एवरीवेयर जिनका सेम उनके दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम हो, तो उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं? जब आपके पास ओवरलैप कर रही हूँ, ठीक है, जब आप उनको 2 लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे और एक ही स्ट्रेट लाइन आ जाए दोनों के उसमें, ठीक है, दोनों की सॉल्यूशंस को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो एक ही स्ट्रेट लाइन आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अब कोइंसिडेंट लाइन ये ग्राफिकली मेथड्स में आती है। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन आपके पास क्या होती है?
जो ओवरलैप करती हैं, फिर उसके बाद इंटरसेक्ट करती हैं पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, ये मैंने आपको बता दिया। अब जब देखो ये तो हम जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तब हमें पता चलता है, ठीक है। हम डायरेक्ट जो एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो डायरेक्ट उसके जो कोफिशिएंट्स हैं जैसे a1 b1 c1 a2 b2 और c2, ये क्या है, इसके कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। और x और y क्या है, वेरिएबल हैं। तो और x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे यहाँ पे a1 है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 है, ठीक है। यहाँ पे y1 का कोफिशिएंट b1 है, सॉरी y का, और y का सेकंड इक्वेशन में b2 है। तो इस तरह से ये जो कोफिशिएंट्स हैं, और जब हम इन कोफिशिएंट्स की जो रेशो होती है उसको कंपेयर करते हैं बच्चों, तो आपके पास क्या आता है, कंपेयर करने पर जब ये सिचुएशन होगी a1 बाई b2 a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, तो जब आपके पास a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या पता चला यहाँ से कि डायरेक्ट हम एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन से, जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं एक साथ, तो वहाँ से हम उनके जो x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, a1 बाई a2 और b1 बाई b2, इनको कंपेयर कराएंगे, तो अगर जो वो नॉट इक्वल्स टू आते हैं तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। समझ में आया। अगर जो आपके पास a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। तो डायरेक्ट हमें ये पता चल जाएगा कि जब हम इनको ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे इस सिचुएशन को, तो आपके पास उसमें ये सिचुएशन आ रही है जो कोफिशिएंट्स की जो कंपेयर करते हैं हम, तो आपके पास वो पैरेलल लाइंस हमें देगी, ठीक है। समझ में आया। वो ग्राफ में क्या क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन उसकी पैरेलल लाइंस की रहेगी। अगर जो आपके पास तीनों रेशो सेम आ जाएं तो क्या होगा, तो आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है, तो वो ओवरलैप करेंगी। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल गया है कि हम इससे भी पता कर सकते हैं कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके तो आपको पता ही है, 9th क्लास में आपने किया है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सीखा। और जब आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो यूनिक सोल्यूशन होता है बच्चों, ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब यूनिक का मतलब यहाँ पे देखो, ये पॉइंट कॉमन है इसमें, इन दोनों इक्वेशन दोनों स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट क्या है, कॉमन है, तो दोनों पे लाई करता है, तो दोनों का सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, दोनों का सोल्यूशन होगा, ठीक है। अभी आगे जैसे यहाँ पे देखो, मैं आगे बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब ये दोनों का सोल्यूशन है तो एक ही सोल्यूशन होगा, एक ही जगह से इंटरसेक्ट कर सकती है लाइन, तो जो कॉमन पॉइंट होगा वो क्या होगा, दोनों का कॉमन सोल्यूशन होगा। और यही इस चैप्टर में आपको निकालना होगा ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। क्लियर बच्चों। यहाँ पे जब पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है, तो नो सोल्यूशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि कहीं पे भी वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है ना, कहीं पे भी वो मतलब इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन आएगा ही नहीं, एवरीवेयर ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो देयरफॉर नो सोल्यूशन, ठीक है। जब ओवरलैप करेंगी तो एक इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी होंगे, तो इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। समझ में आया। तो जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। क्लियर। इसके बाद कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। जब एटलीस्ट हम एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो गिवन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिस्टम है वो क्या होगा बच्चों, कंसिस्टेंट होगा। एटलीस्ट वन सोल्यूशन, इसमें तो हम ज़्यादा निकाल सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, तो ये भी कंसिस्टेंट होगा, ये भी कंसिस्टेंट होगा। जहाँ पे हम सोल्यूशन एक भी सोल्यूशन नहीं निकाल सकते उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये आपके पास क्या है, ग्राफिकली मैंने आपको बता दिया है कि ग्राफिकली जब हम लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, तो देर आर थ्री सिचुएशंस, मेनली क्या, ये थ्री सिचुएशंस ही होंगी, ठीक है। ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकती है। और हमने एल्जेब्रिकली अगर जो वहाँ से डायरेक्ट
स्टैंडर्ड फॉर्म से पता करना है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं क्या, पैरेलल है क्या, या कोइंसिडेंट है क्या। तो डायरेक्ट इन रेशो को कंपेयर करा के हमें पता चल जाता है, ठीक है। और जब आपके पास ये रेशो पता चल जाती है क्या होती है, इनमें क्या रिलेशन है रेशो में, तो यूनिक सॉल्यूशंस हो सकता है, नो सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और सिस्टम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हो सकता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ठीक है। इनको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से जो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन चैप्टर की फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपको पता चलेगा ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो यहाँ पे यूज़ होगी, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन सारी यूज़ होगी, ठीक है। अब बात करते हैं एल्जेब्रिकल मेथड। एल्जेब्रिकल मेथड क्या है, इसको 3 टाइप से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। वन इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू। यहाँ तक क्लियर हो गए। तो ये जो तीनों मेथड हैं हम इनको अलग से नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल इनके क्वेश्चंस करके देखने पड़ेंगे तभी आप इनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि एल्जेब्रिकली में 3 मेथड्स हैं। ग्राफिकली हमने डिस्कस कर लिया है, कब लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं, कब लाइन थ्रू ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के साथ, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। इंटरसेक्ट होती हैं, पैरेलल होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। कब वन सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन होता है और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है, और कब जो गिवन सिस्टम है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं बच्चों कि अभी तक तो हमने थ्योरी पार्ट थोड़ा सा डिस्कस किया है, ठीक है। अब हमारे पास प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन अगर जो हमारे पास आ जाए, ये एक सिचुएशन दी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम है ये, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी तरह की वर्ड प्रॉब्लम होगी और उसको रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, यही आपके पास स्टेटमेंट रहेगी, बट इसमें फिगर्स चेंज होंगे, ठीक है। वहाँ पे बैट एंड बॉल्स के अकॉर्डिंगली आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है, सिचुएशन देखो क्या है, यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स टुगेदर कॉस्ट 2500, ठीक है। मतलब कोई भी पर्सन बाजार में गया और फर्नीचर की शॉप पे गया तो उसने 3 टेबल और 2 चेयर्स खरीदी और उनकी जो कॉस्ट है 2500 आई है, ठीक है। ये समझ में आया। वेयर एज 2 टेबल और अगेन 2 टेबल एंड 2 चेयर्स की जो कॉस्ट है वो उसको 2000 मिली है, ठीक है। 2000 में उसको पड़ा है। तो इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसकी करनी है। तो कैसे करेंगे, हम इसको इसी तरह से प्रैक्टिकली करेंगे और ये एक आइडियल रिप्रेजेंटेशन है इस क्वेश्चन को करने की। इसीलिए मैंने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं जब आपको कराऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये भी एक आज के टाइम पे चैलेंज है, बच्चों को अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा है, समझ में सारा कुछ आता है, ठीक है। तो कैसे अटेम्प्ट करना है यहाँ से आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले उसने ये सिचुएशन दी थी कि 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स टुगेदर कॉस्ट 2500, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल बी ₹X, है ना, ऐसा कर सकते हैं, एंड ईच चेयर बी ₹Y। जब ये हमने सपोज कर लिया है तो हमारे पास एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इस सिचुएशन की, 3x। एक टेबल की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 3 टेबल की कॉस्ट कितनी होगी, 3x, क्लियर। 2 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी, 2y, ठीक है ना, क्योंकि एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, y है, तो 2 चेयर की कॉस्ट होगी 2y = 2500। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है 2x प्लस, नेक्स्ट सिचुएशन में वो बोल रहा है कि अनवेयर एज जब उसने मतलब दोबारा 2 टेबल्स और 2 चेयर्स को टुगेदर कॉस्ट निकाली या खरीदी तो उसकी कॉस्ट कितनी आई है, 2000 आई है, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो आई है ये क्या है बच्चों, आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन में a1 सेकंड इक्वेशन अगर जो हमारे पास ये है तो यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पे b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू भी 2। जब इसको इधर लेकर आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कराएंगे, -2500 और
2000 जो होगी C1 और C2 की वैल्यू होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम जो है A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये निकाल सकते हैं। उससे हमें पता चल सकता है कि लाइंस जब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इंटरसेक्टिंग होगी कि पैरेलल होगी कि कोइंसिडेंट होगी। समझ में आया? तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने जस्ट इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और यही हमारा इसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि एल्जेब्रिकली इसको, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करो। अब हम ग्राफिकली कर रहे हैं। ठीक है, इसको सोल्व नहीं करना है। सोल्व हम अलग, जो ये हमारे पास 3 मेथड हैं इनसे करेंगे, बट ग्राफिकली सोल्व करने के लिए आ सकता है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आ सकता है। फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज में आपके पास यही क्वेश्चंस होंगे और इस सारी इंफॉर्मेशन के थ्रू आप फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ग्राफिकली एक्सप्रेशन देखो मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया है। अगर जो हम पहले ये इक्वेशन ले लेते हैं 3x + 2y = 2500, 3 और नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x + 2y = 2000। अब बच्चों 9th क्लास में हमने x की वैल्यू चूज़ करते थे, y की वैल्यू निकालते थे, है ना। तो इस तरह दो सॉल्यूशंस निकाल लिए इनके दोनों के। ये दो सॉल्यूशंस जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाकर भी दिखाया है क्योंकि आपको पता चले कि एक्चुअली ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ये काम आपने 9th में सीखा हुआ है कि 3x + 2y = 2500। यहाँ से आपने अगर जो y की वैल्यू 500 लेते हैं, यहाँ पे देखो y की वैल्यू 500 लेते हैं, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 1000 माइनस होगा तो 3x = 1500। ठीक है, 3x = 1500। मैं एक वैल्यू निकाल के बता देता हूँ यहाँ पे। देखो आपके पास 3x प्लस हमने y की वैल्यू इसमें क्या कंसिडर किया 500, तो 1000 हो जाएगा। 1000 = 2500। ठीक है, देन 3x = ये उधर जाके माइनस होगा तो 1500, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से डिवाइड कराएंगे तो 500 आ गया। देखो y की वैल्यू हमने सपोज की थी, x की वैल्यू 500 आ गई। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू 400 सपोज करेंगे तो x की वैल्यू 600 आएगी। क्लियर यहाँ पे? ठीक है, ये इस इक्वेशन में 200 सपोज करेंगे तो 700 आएगी। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है, तो दूसरी इक्वेशन में हमारे पास 400 सपोज करेंगे 600 एंड 500 सपोज करेंगे तो इसमें भी 500 आ रही है। तो ये आपके पास सॉल्यूशंस निकाल लिए हमने। और जब हम इन सॉल्यूशंस को, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना आता है, ठीक है, तो वो हमें वहाँ से मतलब रिप्रेजेंटेशन सीखनी है। उसके बाद हम ये जब यहाँ पे आएंगे तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास देखो 500 और 500, x की वैल्यू 500 ये है, एक x की वैल्यू 500, तो पैरेलल टू x एक्सिस एक हमने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ किया। फिर y की वैल्यू 500 है, पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल किया है इसमें, और इसमें x एक्सिस के पैरेलल किया, तो इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या होगा, 500 और 500। मैं लिख देता हूँ 500 500। ठीक है, अब इसके बाद मैं पहले इस लाइन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास आता है 200 700। x की वैल्यू 700, उस पर पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करती है, और y की वैल्यू 200, उस पर पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करती है। तो इंटरसेक्ट वो यहाँ पे करते हैं। तो ये और ये पॉइंट जब इसको ज्वाइन कराएंगे तो ये एक लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और ये किसकी स्ट्रेट लाइन होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी ग्राफ पे, इस स्ट्रेट लाइन की, इस लीनियर इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन होगी ग्राफ पे। ठीक है, सिमिलरली जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से हम इसको, इसके 500 500 तो यही है, ठीक है, और 400 और 600, यानी कि 600 x की वैल्यू है, तो x पे पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करा देंगे, और y की वैल्यू 400 है, पैरेलल टू x एक्सिस 400 पे एक लाइन ड्रॉ कराएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, ये मैं लिख देता हूँ इसमें 600 एंड 400। तो ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं। इस लाइन को जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह की सिचुएशन आएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों कि ये क्या है, आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, तो ग्राफ पे देखने के बाद आपको क्या पता चल जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सम टाइम वो बोलता है
कि ग्राफिकली सॉल्यूशन भी इसका निकालो, ठीक है। तो इसमें कॉमन वैल्यू क्या है 500 500, तो दोनों में एक सॉल्यूशन 500 इसमें भी आ रहा है, 500 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर जो कोई वैल्यू कॉमन आती है तो उससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये 500 पे जा रहा है, ये भी 500 पे जा रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, कॉमन वैल्यू है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और यही हम निकालते हैं ग्राफिकली, हमें इसी तरह से करना है। जो कॉमन वैल्यू होती है, जैसे ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रा कर देंगे और एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रा करा देंगे। ये तो हमें पता है, क्योंकि ये तो पॉइंट इत्तेफाक से हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास जो सोल्यूशन हमने 500 लिया तो अनदर भी 500, दोनों में 500 हमने, मतलब ये सोल्यूशन ऑटोमेटिकली हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आ गया। बट अगर जो हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं आता और ये पॉइंट कोई अनदर कोई पॉइंट होता, तो वहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करा दो और एक लाइन यहाँ पे वाई एक्सिस पे ड्रा करा दो, ठीक है। तो जैसे वाई एक्सिस पे ये इधर 500 पे जा रहा है, इधर भी 500 पे जा रहा है, और ऐसा नहीं होगा कि दोनों 500 पे ही जाएगा, ये सेम वैल्यू पे जाएगा। यहाँ पे 400 भी आ सकता है, ठीक है। ये इस पॉइंट की लोकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो जो वैल्यू होगी, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 500 है, यहाँ पे y की वैल्यू भी 500 है, तो ये जो 500 और 500 है वो क्या है, सॉल्यूशन है किसका, इस सिचुएशन का, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपके पास पता चल गया, ग्राफिकली कैसे सॉल्यूशन करना है वो भी आपको पता चल गया, अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी आपको पता चल गया। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ये सारा कुछ बताया है ना, तो इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है, और a2 की वैल्यू 2 है, और फिर b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू भी 2 है, तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या ये इक्वल हैं? 3/2 1 के इक्वल होता है? कभी नहीं होता है। तो ये सिचुएशन आ गई ना, तो डायरेक्ट हमें बिना सोल्व किए ये पता चल सकता था कि दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास पूरा एक कंसेप्ट है। मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो में पूरा जो चैप्टर की जो थीम है, समरी है, वो मैंने आपको दे दी है। और इस मतलब इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आप पूरे चैप्टर में जो जो आप करोगे, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली बताया है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज आप इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप कर सकते हैं। क्वेश्चंस भी हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में या नेक्स्ट वीडियोज़ में, हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो ताकि आपको पता चले कि हाँ किस तरह से क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है, किस तरह से क्वेश्चन को रीड करना है और उसमें से किन किन पॉइंट्स का हमें ख्याल रखना है क्वेश्चन को करते हुए। तो आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट होगा। थैंक यू बच्चों।